हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं विश्व इतिहास का पूरा निचोड़ लूसेंट सब्जेक्टिव बुक से। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर किया गया इसमें। तो करीब हम यहाँ पे 100 से ज़्यादा एमसीक्यू देखने वाले थे कि अब आप कहेंगे कि इतना कम में पूरा ख़त्म कैसे हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, पढ़ने के लिए आप पूरा पढ़ते रहोगे तो भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ होता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है कि यहाँ से बाहर कभी पूछा नहीं जाता। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, चाहे 20 क्वेश्चंस बने या फिर 50 क्वेश्चंस बने, मैं ये क्वेश्चंस के बारे में नहीं सोचता हूँ। तो अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी इस बुक से यानी लूसेंट सब्जेक्टिव से क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको याद रखना है वो आपका कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अगर आपने इससे पहले के बाकी के हिस्ट्री को नहीं देखा है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और साथ ही साथ हमने मॉडर्न हिस्ट्री तीनों को अलग अलग में कवर किया है, तो आप जाकर के उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। कोशिश करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। अमेरिका की खोज कब की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की गई थी जो कि 1492 ईस्वी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1492 ईस्वी। क्रिस्टोफर कोलंबस इनका पूरा नाम था, ये याद रखना। सेकेंड क्वेश्चन की बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी? तो ये आपको याद रखना है। जो बोस्टन की चाय पार्टी थी, बोस्टन टी पार्टी थी 16 दिसंबर 1973। 16 दिसंबर 1773। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यही जो घटना थी वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ, तत्कालिक कारण बना था, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन देखिए अक्सर पूछा जाता है जो कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चंस में ही यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक कौन थे? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो बोस्टन टी पार्टी के घटना के नायक थे सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा कब की गई थी? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1976। 4 जुलाई 1976 यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता की जो घोषणा थी नैसर्गिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया था? पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया था? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी 1783। 1783, ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि अमेरिका की जो स्वतंत्रता युद्ध है 1783 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? सही आंसर ऑप्शन ई 1789 ईस्वी। 1789 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि 28 जून 1919। 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुआ था वर्साई की संधि, ये याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा है? राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा लेनिन। लेनिन ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति कब हुई थी? ये हुआ था 1917 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन ए, रूसी क्रांति 1917। किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अक्टूबर की क्रांति के रूप में हम किसे जानते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इटली का एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी मेजनी। इटली के एकीकरण के जनक के रूप में मेजनी को जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहते हैं? इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो सही आंसर बनता है ऑप्शन ए, मेजनी को ही इटली का पैगंबर कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इटली का तलवार किसे कहते हैं? इटली की तलवार के रूप में हम किसे जानते हैं? गैरिबाल्डी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, गैरिबाल्डी। इटली के एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है मेजनी, काउंट काबूर के साथ साथ गैरिबाल्डी को दिया जाता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी, जोसेफ मेजनी। और जोसेफ मेजनी ने ही यंग इटली की स्थापना भी किया था, ये याद रखना। मेजनी का जन्म कहाँ पे हुआ था? जेनेवा में हुआ था, ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, यंग इटली नामक जो संगठन इस किसने बनाया था? अभी जस्ट मैंने आपको बताया यंग इटली नामक जो संगठन है इसकी स्थापना 1831 ईस्वी में, ये याद रखिएगा 1831 ईस्वी में किसने किया था? मेजनी ने किया था, जोसेफ मेजनी ने। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन सत्य है। तो पहला, सेडान का जो युद्ध है 15 जुलाई 1870 को हुआ था, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 15 जुलाई 1870 को। और यह जो युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, तो दोनों के दोनों कथन सही है, सी विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट वन की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी। इंग्लैंड का गौरवपूर्ण जो क्रांति है ये किसके समय में हुआ था। तो जेम्स द्वितीय के समय में हुआ था, सही आंसर होगा जेम्स द्वितीय। अगला पॉइंट्स, वाटरलू युद्ध कब हुआ था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। 1815। फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी। फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी, ये हुआ था, राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी 1830। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक संविदा नामक पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इस पुस्तक को किसने लिखा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को किसने लिखा। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ई, रूसो ने लिखा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ई। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक को किसने लिखा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स ने एक और पुस्तक लिखा था जिसको माई कैंप के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है, या फिर दास कैपिटल, इनकी एक और रचना थी दास कैपिटल। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इन्हें यानी कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक भी माना जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है। इनका संबंध जर्मनी से था, ठीक है, जर्मनी से था। अच्छा, यहाँ पे आप जो रॉबर्ट ओवेन देख रहे हैं, रॉबर्ट ओवेन को आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता माना जाता है, आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता, ठीक है। समाजवाद शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले इन्होंने ही किया था, रॉबर्ट ओवेन ने ही, और ये वेल्स के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती नामक सेना का जो गठन किया गया था किसके द्वारा किया गया था। तो गैरिबाल्डी जो कि इटली के एकीकरण की तलवार के रूप में इनको जाना जाता है, गैरिबाल्डी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो भी जस्ट हमने बात किया कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था, और इन्हें आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता माना जाता है, रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था। तो ये जो नारा दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए। अगला पॉइंट्स, रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है। तो प्लेखानोव, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेखानोव को। और सोशल डेमोक्रेटिक दल की जो स्थापना की गई थी वो 1903 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो आप तुर्गनेव देख रहे हैं, तुर्गनेव ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया कई बार। तुर्गनेव शून्यवाद के जनक तुर्गनेव को माना जाता है। लियो टॉल्स्टॉय की एक पुस्तक है जो कि जैसे वार एंड पीस तो आपको पता ही है, लेकिन एक और होता है अन्ना कैरेनिना के लेखक भी आपके लियो टॉल्स्टॉय हैं। सोशल डेमोक्रेटिक दल जो भी जस्ट मैंने आपको बताया, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1903 में, याद रखना है। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था। ये जो नारा है वो किसने दिया था। तो सही आंसर जार निकोलस द्वितीय यहाँ पे सही आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। अगला पॉइंट्स, लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति को कब लागू किया था। रूस में नई आर्थिक नीति को कब लागू किया था। तो सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए, 1921 में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1917 के संबंध में अगर हम बात करें तो 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की थी, जिसे हम लोग अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। अप्रैल थीसिस का संबंध किससे पूछा जाए तो वो आपको लेनिन को टिक करना है, लेनिन, ध्यान रखना। लेनिन ने 1921 में आर्थिक नीति को घोषणा किया, और इसकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, यानी लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 में, ये याद रखें। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो अच्छे से पढ़िए और बताइए कौन सा कथन असत्य है। आधुनिक रूस के निर्माता स्टालिन को माना जाता है, बिल्कुल सही। राइट्स ऑफ मैन के लेखक टॉमस पेन है, और मदर की रचना मैक्सिकम गोर्की ने किया। तो तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी कथन सही है। लेनिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। लेनिन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो, बिल्कुल सही। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था कब, 1921 में, ऊपर में देखे थे। तो कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है, इनमें से कोई नहीं। औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ पे, इंग्लैंड में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कि वाष्प इंजन के आविष्कारक से यातायात के क्षेत्र में क्रांति हो गई, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था। यानी वाष्प इंजन के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है।
तो वास्प इंजन के हम कह सकते हैं राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी यानी कि जेम्स वाट। जेम्स वाट बिल्कुल सही आंसर बनता है। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के किस विद्वान ने पहली बार किया था? पहली बार किया था किस विद्वान ने? तो ऑप्शन सी अर्नाल्ड टाइनबी। अर्नाल्ड टाइनबी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। औद्योगिक क्रांति की स्टार्टिंग इंग्लैंड से हुई थी। नेक्स्ट वन कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स यहाँ पे राइट आंसर होगा, हारग्रीव्स। कब किया था? तो 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? जर्मनी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और भी आपको याद रखने, जैसे सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक के रूप में किसे जाना था? हम्फ्री डेवी, जो कि बहुत बार पूछा था। 1815 में इसकी खोज की गई थी, या खोज क्या आविष्कार कह सकते हैं, आविष्कार की गई थी। ठीक है, दास कैपिटल की रचना किसने की है? दास कैपिटल के रचनाकार कौन थे? तो कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। तो तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा डी। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में। तो ये याद रखना है। ऊपर हम लोगों ने देखा था किसके समय में हुआ था? तो जेम्स द्वितीय के समय में हुआ था। ठीक है, जेम्स द्वितीय के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो इसकी समाप्ति हुई थी कब? तो राइट आंसर हमारा बन जाएगा 11 नवंबर 1918। 11 नवंबर 1918, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, मोरक्को संकट किस वर्ष में आया था? मोरक्को संकट किस वर्ष में आया था? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, 1906 में आया था मोरक्को संकट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिस के शांति सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण तथा विस्तृत संधि क्या थी? पेरिस के शांति सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण तथा विस्तृत संधि क्या थी? तो ये था वर्साई की संधि। कब हुआ था? 28 जून 1919। 28 जून 1919 जर्मनी के साथ। काला हाथ व संगठन या फिर मृत्यु संस्थाओं का संबंध किस देश से है? काला हाथ जो कि एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, काला हाथ सर्बिया। सर्बिया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। संपूर्ण पोलैंड पर जर्मनी का आधिपत्य कब स्थापित हो गया था? संपूर्ण पोलैंड पर जर्मनी का जो आधिपत्य है वो कब हो गया था संपूर्ण? तो ये 27 सितंबर 1939। 27 सितंबर 1939। अगला पॉइंट, अमेरिका ने जापान में नागासाकी पर कब हमला किया था? नागासाकी पर कब हमला किया था? तो एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। हिरोशिमा पे पहले हुआ था 6 अगस्त 1945 को, और 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे हुआ था। नागा 9, इस तरह से याद रखिएगा। और इस पे जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैटमैन। ठीक है, जबकि स्टार्टिंग वाला पे हिरोशिमा का नाम लिटिल बॉय था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चीन के द्वार खोलने का जो श्रेय है ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे को माना जाता है। चीन एशिया के मरीज के नाम से जाना गया। तो तीनों के तीनों पॉइंट सही है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। 1921 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में की गई थी, ये याद रखिएगा। 1911 में चीन की क्रांति का जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ? 1911 में जो चीन की क्रांति हुई इसका परिणाम क्या हुआ? तो इसमें गणतंत्र शासन पद्धति स्थापित हुई। गणतंत्र शासन पद्धति होगा, पद्धति की स्थापना की गई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि तुर्की के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से पढ़िएगा। तुर्की 1923 में गणतंत्र हुआ। ध्यान रखेंगे, तुर्की 1923 में गणतंत्र हुआ। कब? डेट क्या था? अक्टूबर 1923, 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की गणतंत्र हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 को खिलाफत पद को समाप्त किया। ये भी बिल्कुल सही है, 3 मार्च 1924 को खिलाफत पद को समाप्त किया। 1924 को तुर्की में नए संविधान की घोषणा की गई। अप्रैल 1924 में संविधान यानी कि तुर्की में नए संविधान की घोषणा की गई। तो ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तुर्की के नए गणतंत्र के जो राष्ट्रपति बना मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुआ, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुआ, जिसकी मृत्यु कब हुई थी? यानी कमाल पाशा की मृत्यु 1938 में हुआ था। ऑप्शन बी 1938। लोजान की संधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? लोजान की संधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि देखिए यह संधि 1923 में हुआ था।
यह संधि तुर्की एवं यूनान के बीच हुआ। तो दोनों के दोनों कथन सही है, सी विल बी राइट आंसर। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन कब हुआ था? एकता और प्रगति समिति का गठन कब हुआ था तुर्की में? तो इसका जो गठन किया गया था ये याद रखना है 1889 1889 ऑप्शन बी। ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता था? ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता था? मुसोलिनी को। मुसोलिनी, फाशिज्म का जो उदय हुआ था इटली में हुआ था, और जो कि मुसोलिनी का जो जन्म हुआ वो कहाँ पे? तो ध्यान रखिए मुसोलिनी का जन्म हुआ था रोमांगना। कब? 1883 में रोमांगना में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? इटली साम्यवाद विरोधी संघ में कब शामिल हुआ? इटली साम्यवाद विरोधी संघ में कब शामिल हुआ था? 1935 में। 1935 में। वर्साई की संधि कब हुई थी? ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी 2 बार देख चुके हैं, ऊपर में मैं आपको बता चुका हूँ। तो वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919। 28 जून 1919 जर्मनी के साथ। म्यूनिख समझौता कब हुआ था? म्यूनिख समझौता कब हुआ था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 1935। म्यूनिख समझौता 1935। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद है, थोड़ी सी भी आपको अगर लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ एक लाइक और एक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आप वहाँ पर देख सकें। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर जर्मनी, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। सी विल बी राइट आंसर, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। नेक्स्ट वन, जर्मनी सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? ऊपर हम लोगों ने देखा था पूरी तरह से आधिपत्य हो गया था जर्मनी का पोलैंड पर। कब? तो 27 सितंबर 1939। 27 सितंबर 1939 ऑप्शन ए। जर्मनी, इटली और जापान ने त्रिपक्षीय समझौते पर कब हस्ताक्षर किया था? त्रिपक्षीय समझौते पर कब हस्ताक्षर किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1940 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? तो इनका संबंध हो जाता है सोवियत संघ के महासचिव थे। ऑप्शन बी सोवियत संघ के महासचिव। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। बी विल बी करेक्ट आंसर, हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिक्लिस एक सुयोग्य शासक और राजनीतिज्ञ था। कहाँ का? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा एथेंस का। ऑप्शन बी एथेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी प्लेटो। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटार की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी रूस में। सी विल बी राइट आंसर, रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जो जनता के लिए तथा जनता द्वारा हो। ये जो कथन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर अब्राहम लिंकन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब्राहम लिंकन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनके संबंध में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? 1860 में। 1860 में। साथ ही साथ अमेरिका के गृह युद्ध की शुरुआत जो हुई थी वो 12 अप्रैल 1861 में दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच हुई थी। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक और उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। और अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था? 1863 में। 1863 में इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया। 1863 में एक और चीज़ घटना हुई थी, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे रेड क्रॉस की स्थापना। रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा। ये याद रखना है। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन और याद रखते हैं। इनकी जो अमेरिकी जो गृह युद्ध हुई वो समाप्ति कब हुई थी? 1865 में। 1865 में। और 1865 में ही इनकी हत्या भी की गई थी। अब्राहम लिंकन की हत्या 1865 में की गई थी। किसके द्वारा? जॉन विल्किस ब्रूस के द्वारा। जॉन विल्किस ब्रूस के द्वारा की गई थी 14 अप्रैल 1865 को। 14 अप्रैल 1865। 14 अप्रैल से कुछ याद आ रहा है? 14 अप्रैल बिल्कुल याद आना चाहिए, भीमराव अम्बेडकर जयंती। ठीक है, 14 अप्रैल भीमराव अम्बेडकर जयंती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया गया था किसकी तरफ से? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यानी पूंजीवाद से समाजवाद की तरफ। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखिएगा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि माओ जेडांग। माओ जेडांग, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने किस तरफ से लड़ाई लड़ी थी? जापान ने किस तरफ से लड़ाई लड़ी थी? जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की महान दीवार बनाया गया था किसके द्वारा? चीन की महान दीवार बनाया गया था सी हुआंग टी। ऑप्शन
बी होगा राइट आंसर। 1854 से 56 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एकदम वीवीआई प्रश्न, याद रखिएगा। क्रीमियन जो युद्ध है वो रूस और तुर्की के मध्य, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, रूस और तुर्की के मध्य। सोवियत संघ वर्ष कब टूटा था? सोवियत जो संघ है ये कब विभाजित हुआ? 1991, 1991 ऑप्शन ए करेक्ट है। बांग्लादेश कब बनाया गया था? बांग्लादेश 1971, 1971। आराधनालय जो है पूजा जगह है जिसको हम लोग सिनेगॉग के नाम से जानते हैं, ये आपका यहूदी धर्म से संबंध रखता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, यहूदी धर्म। फांसीवाद के मुख्य जो अधिवक्ता थे वो कौन थे? फांसीवाद के मुख्य अधिवक्ता कौन थे? तो मुसोलिनी यहाँ पे करेक्ट होगा, मुसोलिनी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी शिक्षाओं ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया? फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया किसकी शिक्षाओं ने? तो रूसो की शिक्षाओं ने, ऑप्शन बी रूसो की शिक्षाओं ने। 100 साल के युद्ध में कौन से दो देश शामिल हैं? 100 वर्षीय जो युद्ध है कौन से दो देश शामिल है इसके अंतर्गत? इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस। इसमें देखिए जो 7 वर्षीय युद्ध होता है उसमें भी यही दोनों, इंग्लैंड और फ्रांस। वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू का युद्ध 1815 में ऊपर में हम देखे थे, तो वाटरलू आपका पड़ता है बेल्जियम में, बेल्जियम। अगला प्रश्न है कि लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जानते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दिया था, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे डेजर्ट फॉक्स के नाम से जानता है? डेजर्ट फॉक्स, तो जनरल रोमेल, जनरल रोमेल जर्मनी के थे। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किया था किसने? तो ये समर्थन किया था रूसो ने, सी विल बी राइट आंसर, रूसो ने। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण यानी ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? किस स्थान पर? न्यूरेमबर्ग, न्यूरेमबर्ग ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी का वह महान दार्शनिक कौन है जिसका यह प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है? काफ़ी अच्छी लाइन है। तो ये बात कही गई थी रूसो के द्वारा, रूसो के द्वारा, सी विल बी करेक्ट आंसर। 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था? ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गया। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना की गई थी इसमें थे नेहरू, नासिर और टिट्टो, नेहरू, नासिर और टिट्टो, ये 3 लोग इसमें शामिल थे, ऑप्शन डी। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ? अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ? तो 1865 में दास जो प्रथा थी उसका अंत हुआ, तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन ए। एडोल्फ हिटलर के लिए जो सामी विरोधी नीति थी वो क्या था? सामी विरोधी नीति क्या थी? तो यहूदी विरोधी नीति थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि न्यूयॉर्क पतन के निकट स्थापित स्वतंत्रता की मूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका को उसकी प्रथम शताब्दी समारोह पर किसने उपहार दी थी? किसने उपहार दिया था? तो फ्रांस ने उपहार दिया था, याद रखिएगा, फ्रांस, ऑप्शन बी। अगला पॉइंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? धुरी राष्ट्र कौन से थे? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, जर्मनी, इटली और जापान। धुरी राष्ट्र में थे जर्मनी, इटली और जापान। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ईएसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था हो ची मिन, ऑप्शन डी, हो ची मिन। बोस्टन चाय पार्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोस्टन टी पार्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अमेरिकी क्रांति से। अब ये हुआ कब था? ऊपर हम लोगों ने देखा था 16 दिसंबर 1773, ठीक है, 16 दिसंबर 1773 को, जिसके नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 के महत्वपूर्ण होने का कारण क्या? तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? बेस्टिल का जो किला है फ्रांस में, 14 जुलाई को वहाँ पे इसको तोड़ दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि कोर्सिका द्वीप संबंधित है। कोर्सिका द्वीप संबंधित है नेपोलियन बोनापार्ट से, ऑप्शन सी, नेपोलियन बोनापार्ट। मार्क्स जो है निम्नलिखित में से किस देश के थे? कार्ल मार्क्स की बात की जा रही है। कार्ल मार्क्स जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए जर्मनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के संक्रमण के चरमोत्कर्ष का निरूपित किया गया। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर में देखे थे, यहाँ पे सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर, ऑप्शन बी। 49वें समानांतर रेखा जो है किन दो को पृथक करता है? 49वें समानांतर रेखा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ साथ कनाडा को, यानी सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या नाम दिया गया था? क्या कहा जाता था? तो इसे हम लोग वहाँ पे रंग भेद के नाम से जानते थे, सी करेक्ट होगा।
नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? तो वो था वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध 1815। निम्नलिखित में से वह अमेरिकी नेता कौन था जिसने अमेरिकी निग्रो के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया? वो कौन थे? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग, सी विल बी अ राइट आंसर। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? पाब्लो पिकासो का संबंध है स्पेन से। पाब्लो पिकासो स्पेन से। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन से देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा, सही आंसर ब्रिटेन। सी विल बी राइट आंसर, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन क्या है? रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ था? रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग। निम्नलिखित में से किस देश में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से 1986 में समाप्त हुआ? 1986 में समाप्त हुआ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। लिटिल बॉय क्या था? ऊपर हम लोग देख चुके हैं लिटिल बॉय, जो कि हिरोशिमा पर गिराया गया बम, हिरोशिमा पर गिराया गया जो विखंडन बम था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो बताइए कि यहाँ पे कौन सा मिलान गलत है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आर्केल का जो युद्ध हुआ था 1796, बिल्कुल सही। जेना का युद्ध 1806 और लिग्नी का युद्ध 1815। 1815 में वाटरलू का युद्ध भी हुआ, तो इन तीनों को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, डी डे वह दिन है जब, डी डे, डी डे जब कह सकते हैं कि मित्र देशों की जो सेना है नॉर्मंडी में उतरी थी, उसे कहते हैं डी डे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है कि लास्ट सपर एक प्रसिद्ध पुनर्जागरण पेंटिंग का एक मास्टरपीस था, किसके द्वारा ये जो कि चित्रित किया गया था? बताइए। लास्ट सपर। तो लास्ट सपर का संबंध हुआ था लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन सी। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जॉन लॉक। जॉन लॉक, ऑप्शन सी। अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया, उन देशों में से एक चीन था, तो दूसरा देश कौन सा है? एक देश चीन था, दूसरा देश कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ब्रिटेन। ध्यान रखिएगा हमारे इतिहास में अगर हम बात करें तो टोटल 2 बार अफीम युद्ध हुआ। पहला जो अफीम युद्ध हुआ था 1839 से 42, जो कि चीन और ब्रिटेन के बीच। दूसरी बार कब हुआ था? तो 1856 से 60, 1856 से 60 दूसरी बार, जिसमें क्या हुआ था कि ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा चीन के खिलाफ लड़ा गया था, चीन के खिलाफ लड़ा गया था। और हम दूसरी जब ये अफीम युद्ध हुआ, इसे तीर युद्ध के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस का कलेक्शन होना चाहिए था वर्ल्ड हिस्ट्री से, वो हम लोगों ने कवर किया। 107 क्वेश्चंस बने थे। ठीक है, अब इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड था। अब इसके लिए आपको, और अगर आपको पढ़ना है तो फिर आप बुक पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए था हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप इनको याद रखिए, रिविजन्स के पर्पस से आप करते रहिए, बाकी आप बुक को पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी जो वीडियो थी हमारे जैसे कि मैंने आपको अलग अलग बताया था, मास्टर वीडियो आया था, उन सभी का PDF ऑलरेडी वहाँ पे डाला जा चुका है। आपको लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जा करके वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की मज़ेदार कंटेंट के साथ डेली वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।